अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पंजाब असम्बली का मामला, क्योंकि यहाँ पर धींगा मुश्ती अभी भी जारी है। वज़ीर आला के एतमाद का वोट लेने का मामला है। दावा तो यही किया जा रहा था और बयानात भी ऐसे सामने आ रहे थे कि 11 तारीख को जब समात होनी है, काफ़िले की दरख्वास्त की, उससे पहले शायद ये एतमाद का वोट ले लिया जाए, लेकिन आज इजलास हुआ, उसमें एजेंडे पे नहीं था। और कब एतमाद का वोट लिया जाना है, इसकी भी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। लेकिन ये आज दावा किया जा रहा था कि जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाए हैं मुश्तरका पीडीएम ने, उसमें वो पावर शो करने वाले हैं, ना सिर्फ पार्लिमानी इजलास में बल्कि असम्बली में भी जाके वो अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो हुकूमती इत्तेहाद है पंजाब में, उसके पास नंबर्स नहीं है और बल्कि इनके पास उसके मुकाबले में ज़्यादा नंबर्स हैं। लेकिन ज़राए अभी ये दावा करते हैं कि बिल्कुल उल्टा हुआ है। पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है मुश्तरका, उसमें 150 अरकान से कम शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के 45 बताए जाते हैं, पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान शरीक हुए। हालांकि ख़ास तौर पर ताकीद की गई थी मेंबरान से कि आपने आना है और आपने स्ट्रेंथ शो करनी है, हमने सब ने जाके मिलके। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि दावे तो आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी बहुत किए, ख्वाजा आसिफ ने भी बहुत किए और उन्होंने कहा कि नंबर्स पूरे हैं। तो फिर क्या चल रहा है अंदर, ये ज़रा पूछेंगे। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद भी अभी तक एतमाद का वोट नहीं ले रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो समझते हैं कि इमरान खान उनसे अच्छी सियासत कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आज़म से कुछ दरख्वास्त भी की है। इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बुनियादी सवाल पूरी डिस्कशन के लिए हमारा कुछ यूँ कि पंजाब की बढ़ती ये जो सियासी कशीदगी है, इसमें सियासी तौर पर किस जमात को फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, यही ऑप्शंस हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमल सरफराज साहिबा, सुहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या समझती हैं आज, वैसे तो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से और गवर्नर साहब ने इसी बेसिस के ऊपर कहा भी कि हमारे पास अरकान हैं, हमें तो लोग बता रहे हैं कि ना सिर्फ परवेज़ इलाही बल्कि हमारे लोग भी, उनके लोग हमारे साथ आके मिल रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो इनके पास नंबर्स ही नहीं थे? अलीना, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वैसे तो गवर्नर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का उन्होंने कहा था ना, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही पीडीएम के लिए पहला ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर उनको तो नंबर नहीं पूरे करने, उसके अंदर तो हुकूमत को अपने नंबर पूरे करने हैं। और अभी तक की इतलात तो यही थी कि वजह यही है कि जो नहीं लिए जा रहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसकी यही वजह है कि शायद कुछ अराकीन के उनके राब्ते जो हैं वो पीडीएम की जमातों से हैं, जिसकी वजह से वो 186 का जो नंबर है वो पूरा नहीं हो रहा। तो वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए, जो ये सारा कुछ डिले हो रहा है, उसमें बेशक अब तो खैर कहा जा रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, लेकिन एक केस चल रहा है, इस तरह मामला जो हैं वो तूल पकड़ते जाएंगे, तो इसका नुकसान तो इवेंचुअली पीटीआई को होगा। जो इस तरह की जो सियासी कशीदगी भी बढ़ रही है, उनके अपने एलाइज के साथ भी देखिए ना, अगर पीएमएलक्यू के बयानात देख लें और आप पीटीआई के बयानात देख लें, तो उनमें इस तरह सुहेल साहब कहते हैं खुला तजाद मौजूद है उनके बयानात के अंदर, हालांकि वो एक दूसरे के एलाइज हैं। तो इसलिए जो नुकसान है वो उनके, और उसके अलावा खबरें भी आई हैं जो कि चले डिनाई तो कर दिया गया, लेकिन एक पीटीआई के अंदर डिस्ग्रंटल्ड मेंबर्स के भी ग्रुप्स के साथ जो है बातचीत चल रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, चौधरी सरवर की बातें आई, उन्होंने डिनाई की है अभी फिलहाल, लेकिन इलेक्शनों से पहले इस तरह की बहुत सारे राब्ते होंगे। कोई नई जमात आती है सामने, क्या किसी पीडीएम की जमात के साथ उनका इल्हाक होता है, इस तरीके से अभी देखेंगे कि क्या होता है। और जहां तक इस सारी कशीदगी का फिलहाल जो फायदा है, देखिए वो सारा फायदा तो इस वक्त जिस जमात को है वो पीएमएलक्यू को है, क्योंकि पीएमएलक्यू के पास वजारत उज़्मा भी है। वो चाहते भी थे कि ये हुकूमत चले, अपना टेन्योर पूरा करे, ये असेंबली जो है वो चले, ताकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स दिए गए हैं, वो भी सारे उस तरीके से सारे यूज़ हो सकें, यूटिलाइज हो सकें, और उसका फिर पीएमएलक्यू को अगले इलेक्शन में भी उस चीज़ का फ़ायदा होता है। अगर तो कोई पीटीआई के साथ अभी तो खैर सीट एडजस्टमेंट पे बात जो है वो बातचीत फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन पीएमएलक्यू इस तरीके से अगर डेवलपमेंट फंड्स देती है और जो प्रोजेक्ट सामने ला रहे हैं, तो उसका फायदा उनको कुछ ना कुछ तो अगले इलेक्शंस के अंदर होगा। इस तरह उनके पास अगर 10 सीटें हैं तो अगली दफा उनके पास ज्यादा सीटें ही होंगी। अभी तो मतलब 10 से ज्यादा, मेमल कितना फायदा हो सकता है अगले इलेक्शंस में उनको?
अलीना, अभी तो देखिए इलेक्शंस के अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, जनरल इलेक्शंस के अंदर। उसके अंदर तो अभी हमने देखना है कि पीडीएम के लिए क्या होगा, पीटीआई जो कि चाहती है अर्ली इलेक्शंस हो, क्योंकि वो इस वक्त अपनी जो पीक पे पॉपुलैरिटी है वो चाहते हैं कि वो उसके साथ उस मोमेंटम को रख सकें। लेकिन क्या वो अगले इलेक्शंस तक रख सकेंगे कि नहीं? फिर अभी केसेस हैं, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे बातें हो रही, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पीएमएलक्यू के पास मैंने जैसे कहा, देखिए सीएम पंजाब की पोस्ट है उनके पास, सबसे ताकतवर। मतलब कि एक्चुअली बहुत लोग तो ये कहते हैं कि जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा एक तरह से पावरफुल होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी असेंबली है ना, पैसा भी बहुत है इधर, बहुत बड़ी असेंबली है, बहुत इसके फायदे होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं। तो कुछ ना कुछ तो पीएमएलक्यू को इसका फायदा इस वक्त पीएमएलक्यू को है और नुकसान इस। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। नियाजी साहब कह तो दिए है कि परवेज इलाही साहब शहबाज शरीफ से ज्यादा एक तरह से ताकतवर हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के जो दस्ते रास्त हैं, साद रफीक साहब, वो खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान को तो सियासत में उनकी बड़ी ज़बरदस्त सियासत जा रही है, बड़ा फ़ायदा है उनको। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ से कहा है कि हमजा शहबाज को कहें कि पंजाब में ज़रा तगड़ी अपोजिशन करें। तो साद रफीक साहब तो खुद ये इशारा दे रहे हैं कि नून लीग को नुकसान हो रहा है। देखें जी, बात यह को एक बड़ा स्टेल सा पुराना सा एक हमारे जो कहना चाहिए लतीफ़ा कह लें या एक कोटेबल कोट कह लें कि एक देहाती बेचारा शहर में मेला देखने के लिए आया तो उसकी धोती चोरी हो गई या वो चादर। तो जब वापस गया तो उन्होंने कहा भाई मेला कैसा रहा, कैसा लगा? तो क्या रौनक? तूने कहा मेला वेला क्या था, मेरी धोती चोरी करने के लिए वहाँ एक कट था। ये सारा इमरान खान साहब की चादर चोरी करने का बंदोबस्त किया हुआ है। मैं आपके इसी प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम नून और परवेज इलाही, इसको कह लें कि ये तीनों इमरान खान साहब को मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, जो इसको मर्जी नाम देते हैं। ये बिल्कुल नूरा कुश्ती है सबकी आपस में। परवेज इलाही साहब बरमला कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, अपने इंटरव्यू में चंद हफ्ते पहले, कि वो नहीं चाहती कि असेंबली डिसॉल्व हो, और वो इसके साथ तशद्दुद के साथ आए थे और उन्होंने इसके अंदर उन्होंने ये पता था कैसे हट करना है। मैं उस वक्त सारे मेरे ख्याल है कि कितनी दफ़ा कहा कि अगर इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व करनी होती तो 26 नवंबर को तो चलो मैं मान लेता हूँ कि जी उनके पास टाइम नहीं था। मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप कहते हैं नुकसान उठाने के लिए। दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। शोएब साहब इसके फिलोसफिकल एकेडमिक डिस्कशन करें, बेवकूफ़ और जो है ना उसमें करने में क्या मैं एक बता रहा हूँ। देखें सूरत हाल ये है, फ़र्क मैंने कहा 26 नवंबर को तो मैंने मार्जिन दे दिया कि उस पर वो ने अनाउंस कर दिया था। जब ये 17 को कर रहे थे तो जब उन्होंने दोनों चीफ मिनिस्टर बिठा लिए तो क्या बात थी कि जब कहा एक हफ्ते बाद करूंगा। जाहिर है कि इमरान खान साहब के वहमो गुमान भी नहीं होगा कि जब परवेज इलाही साहब कह रहे थे जी अभी आज करें नहीं, आप इसको 3 महीने करें, जब नहीं माने तो उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते कर लें, 31 दिसंबर तक कर लें। उन्होंने कहा नहीं 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 31 दिसंबर बाद 2 मार्च 25 से 26 जो भी तारीख दी थी मैं तब करूंगा। अब वो टाइम 1 हफ्ता था जिसके अंदर रात को असेंबली खुली और मुस्लिम नून को फैसिलिटेट किया गया, और जो ब्लू वाइट सच परवेज इलाही साहब को उसने उनसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी वो एप्लीकेशन ले ली, और अगले दिन गवर्नर ने कहा जी आप जो एतमाद का वोट भी लें। ये वो सारे ड्रामे थे, और आप एक जो गालियां देते रहे जी वो डाकू, वो चोर, फलाना चोर, ये सारा इमरान खान साहब के पे दहशत बिठाने के लिए और ये साबित करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अमलन अदालत जो असल चीज़ है जो आपको जवाब मिलना चाहिए, ये कि अदालत क्या करेगी? अदालत भी वही करेगी जो कासम सूरी साहब के केस में हुआ है कि 5 साल से उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट लगा के केस तारीख ही नहीं निकाली और फैसल वापडा में हो चुका है। इसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे अदालत जो है कल परसों जब केस आएगा तो 1 महीने की फिर तारीख पड़ जाएगी, फिर 1 महीने की तारीख पड़ जाएगी। अल्लाह के ये भी एक नई तारीख रकम होगी। वैसे नियाजी साहब अदालत अभी समाप्त हुई नहीं है, आपने बता दिया आगे क्या क्या होना है। ये ब्राउनी पॉइंट्स नियाजी साहब को मिलने चाहिए इसके लिए। चले आपने तज्जिया किया है, हम वेट करते हैं देखने का कि आगे कैसे टर्न आउट करता है। ऑब्वियसली अंदाजा ही है। नियाजी साहब बस मुझे ये क्लियर कर दीजिएगा ज़रा ऑप्शन, आप कह रहे हैं सबने मिल के खान साहब को बेवकूफ़ बनाया है, खान साहब बन गए बेवकूफ़, नहीं बने, इसका उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा क्योंकि महमल कह रही है पीटीआई को नुकसान होगा। आप क्या समझते हैं किसको नुकसान और किसको फ़ायदा होगा? जरा क्लियर कर दें ऑप्शंस दोनों। पीटीआई को नुकसान होगा, खान साहब को नुकसान होगा, और फायदा किसका हो रहा है? जो मुस्तफीद होंगे जो इलेक्शन नहीं चाहते, इलेक्शन नहीं चाहती, पीएमएलएन नहीं चाहती, परवेज इलाही नहीं चाहते, इनका फायदा है। इनका फायदा इमरान खान साहब बेचारे दिल जमई से इलेक्शन चाहते हैं
तो उनका ज़ाहिर है कि नुकसान क्या, नहीं, लेकिन फिर हम ऐसी मियां वाली में कहते हैं रड़ा मैदान है। हाँ। नहीं, लेकिन हम ऐसा भी सुन रहे हैं ना बातें, अब ज़रा इसकी हकीकत भी जानते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है कि इमरान खान साहब भी शायद ज़रा के मुताबिक रजामंद नहीं है असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर, तो क्या कुछ सोच समझ के हो रहा है? क्या इसमें कोई PTI को भी अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है? ज़रा एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद इसको भी डिस्कस करते हैं। पंजाब में सियासी रस्साकशी जारी है। पॉलिटिकली इसका फ़ायदा और नुकसान किस सियासी जमात को होगा? इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा। पहले जो दोनों एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा और जो इत्तेहाद है उसको फ़ायदा होगा। आप क्या समझते हैं, अग्री करते हैं इससे? मैडम शेख, एक तो बड़ा दिलचस्प वक्त चल रहा है, बड़ा करामतों भरा वक्त चल रहा है। इस्लामाबाद में शहबाज हुकूमत है और अदालतों के मतलूब इसहाक डार, सलमान शहबाज और दामाद शहबाज हारून यूसुफ आएँ और VIP रिलीफ पाएँ, VIP प्रोटोकॉल में आएँ और VIP रिलीफ पाएँ। जबकि लाहौर में परवेज़ इलाही की हुकूमत है, इनकी अहलिया, बेटा, बहू 9 फलाई फरिश्त में हैं। अब समझ नहीं पा रहा कि इस्लामाबाद में आइन और कानून की हुक्मरानी है या लाहौर में, और ये भी फैसला नहीं कर पा रहा कि शहबाज एंड फैमिली को लाहौर भिजवा दूँ या परवेज़ इलाही एंड फैमिली को इस्लामाबाद बुला लूँ। मैडम शेख, तख्त लाहौर की जंग की इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि गंद इतना पड़ चुका है और गंद इतना डाला जाएगा कि इस वक्त भी किसी के पास अक्सरियत नहीं और आगे भी आकर किसी के पास अक्सरियत ना रहे, ये कोशिशें हो रही हैं। नून लीग मतलब PDM तरीके अदम एतमाद नहीं ला सकती और तरीके इंसाफ काफ लीग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस वक्त तक नहीं ले सकती। आपने कहा कि फ़ायदा किसको है ज़्यादा? मैडम शेख, फ़ायदा किस जमात को है? वो जमात जिसका सर कढ़ाई में है और 5 उंगलियां घी में हैं, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी सब लड़ी जा रहे हैं, पर पीपल्स पार्टी खोए मलाई खाई जा रही है। सिंध का बुरा हाल, कराची का बुरा हाल, सैलाब ज़दगान बद्दुआएं दे रहे हैं। मरकज़ में इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी। गवर्नेंस परफॉर्मेंस का मामला हो तो शहबाज शरीफ तनकीद में है, मुआशी बदहाली का मामला हो तो इसहाक डार तनकीद में है, और ये मज़े किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो मुल्क फिर कर अपना CV पहुँचा रहे हैं, अगले वज़ीर आज़म की उम्मीदें लगा रहे हैं। बाप पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है और सेनेट कौमी असम्बली की इनकी नशिस्तों में इजाफा हो रहा है। तख्त लाहौर फतह करने का टास्क मास्टर जरदारी साहब हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी को ज़िंदा करने की कोशिशें हो रही हैं और सबसे बढ़कर सबसे अच्छे तल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त पीपल्स पार्टी के हैं। लिहाजा तहरीक इंसाफ मकबूलियत की इंतहा पर लड़ी जा रही है, नून लीग गैर मकबूलियत की इंतहा पर लड़ी जा रही है और दरमियान में अपना पीपल्स पार्टी काम करी जा रही है। तो भट्टी साहब, ये बताएं, कोशिशें ये जो कह रहे हैं हो रही हैं, कौन कोशिशें कर रहा है? कल इमरान खान ने भी एक इल्ज़ाम लगाया है। मैडम शेख, अब मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के इस बयान पे दिलो जान से कुर्बान हूँ कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं। अब लाहौर बाकी अभी दास्तानें आगे सामने आएंगी, आपको पता चल जाएगा। नहीं, थोड़ा सा बता देना हमें, मतलब आप इस बयान पे यकीन नहीं रखते? बिल्कुल दिलो जान से यकीन करके बैठा हूँ। अच्छा, ठीक है। और ये आपकी सार्कास्टिक सी, जी महमद भट्टी साहब जो इशारा कर रहे हैं ना, जो मैंने आपको पहले कहा कि जो 3 ग्रुप्स की बात हो रही है PTI के डिस्ग्रंटल्ड मेंबर्स की, वो बेशक डिनायल आ गया है, लेकिन वो फिर इवेंचुअली अगले इलेक्शंस के बाद कहाँ जाते हैं। और दूसरा जो ये साउथ पंजाब का जो एक सूबाई मुहाज है, उस पर भी नजर रखिएगा कि वो किधर जाते हैं। तो शायद भट्टी साहब का इशारा उस तरफ हो। और ये जो कोशिशें कह रहे हैं भट्टी साहब ने हंस के नाम भी बता दिए कि कहाँ से कोशिशें हो रही हैं। सुहेल फराज साहब, आप आगे की सियासत का खाका कैसे देखते हैं? क्या जैसे सिंध में है कि छोटी छोटी जमातें हैं फिर सारी मिलके एक, तो पंजाब में भी इसी तरह हो जाएगा कि किसी एक जमात की अक्सरियत नहीं रहेगी, फिर छोटी छोटी जमातें हो जाएंगी सारी की सारी? नहीं, पंजाब में बड़ा क्लियर मुकाबला होगा PTI का और नून लीग का, और दोनों बड़ी टफ जो है फाइट देंगे मेरे ख्याल में। जाहिर है जब मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो वो आके अपनी पार्टी को वो भी मुनज़्ज़म करेंगे। मरियम साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर है, वो भी कैंपेन करेंगी और कैंडिडेट भी नून के पास अच्छे हैं, तो फिर अच्छा मुकाबला होगा। ये नहीं है कि वन वे फाइट हो, और ये दोनों पार्टियां होंगी, कोई यहाँ पे और किसी पार्टी की गुंजाइश हमें नजर नहीं आ रही। यही 2 पार्टियां आपस में कंटेस्ट करेंगी।
अच्छा सर, और मौजूदा सियासी हालात को अगर देखें तो आपको फ़ायदा और नुकसान किसके उसमें लगता है? देखिए, पीटीआई जो है वो जल्दी इलेक्शन चाहती है, जाहिर है उसका ये मकसद पूरा नहीं हो रहा। जितनी जल्दी वो इलेक्शन चाहते हैं वो दूर होते जा रहे हैं, तो इसलिए पीटीआई, जाहिर है पीटीआई को फायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। और जो पीडीएम है और मुस्लिम लीग काफ है वो भी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि अभी असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, तो उनको भी इस वक्फे से अपने डेवलपमेंट काम करने का, अपने तबादले करने का, अपनी मर्जी के जो इलेक्टोरेट है उसको बदलने का मौका मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये सारे फायदे में है और फिलहाल इमरान खान नुकसान में है। सर, तो इस तरह से तो अगर काफ लीग अपने लिए मार्जिन बना रही है तो नून लीग का भी तो नुकसान हुआ ना, कि वोट बैंक वहां से कम होगा? नहीं, नून लीग का तो देखिए ओवरऑल जो मुआशी सूरत हाल की वजह से उसको नुकसान है, लेकिन अगर उनकी हुकूमत चली गई तो उनको और भी नुकसान है, क्योंकि वो चाहते हैं थोड़ी देर हुकूमत है ताकि कोई मुआशी रिलीफ दे सके, ये बाहर से कोई पैसे ले आए, कोई पैसों को आगे लोगों को की रिलीफ के लिए बांटे, तो ये उस वक्त तक का इंतजार करना चाहते हैं। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपने ये तो बता दिया कि फ़ायदा किसको हो रहा है, बट सर नुकसान ज़रा वाजे कर दें हमें, आप किसकी ऑप्शन ले रहे हैं? क्या फिर आप समझते हैं कि पीटीआई को नुकसान हो रहा है इसका, जैसे अभी कह रहे हैं सोहेल वड़ाई साहब और बाकी तीनों तज्जियाकार? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पीटीआई को क्या नुकसान होना है? सबसे बड़ी लूजर मैंने कहा है ना कि मुस्लिम लीग नून है, पहले भी डिस्कस कर चुके हूँ, जिनके दोनों हाथ खाली हैं। एक हाथ में होती है बयानियाँ, वो भी खाली है, दूसरा हाथ है परफॉर्मेंस का, वो भी खाली है। दोनों चीजों में ये मास्टर आप क्यों नहीं समझ रहे कि पीटीआई को नुकसान हो रहा है? क्योंकि पैनलिस्ट की अक्सरियत इस तक समझ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि बज़ाहिर आप जैसे एक पूरी लिस्ट गिनते हैं तहरीक अदम एतमाद से लेकर यहां तक इमरान खान के पास कि ये नहीं कर सके, लेकिन इमरान खान, पूरी सियासत इमरान खान की गिरफ्त में है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान है, दूसरी तरफ इमरान खान है, और अक्सरियत लोगों का ख्याल है कि अगर इमरान खान को हमने वोट नहीं देना तो इनको तो देना ही नहीं है। हाँ। और बुरा हाल, बदतरीन हाल है कि ये कहीं जा नहीं सकते, कहीं आप अंदाजा करें कि इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं, पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रहे। न्यायी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात भी, अगर उनको अपने मकासद हासिल नहीं हुए फिर? भट्टी साहब का कसूर नहीं है, फिर अलीना भट्टी साहब का कसूर नहीं है। ये भट्टी साहब किसी हद तक दुरुस्त कह रहे हैं कि उनकी एक कोटरी ऐसी इमरान साहब के पास जिनको कहा जाए कि जी तोशा खाने का क्या बनेगा, वो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। उन्हें कहा जाए ऑडियो लीज का क्या बनेगा, वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्राइसिस ये कि और कई जो समझदार लीडर हैं जिन्होंने एमएनए एमपीएस बनना है, वो मुझे कहते हैं कि हमारी साख बर्बाद होकर रह गई है, इलेक्शन में जाएंगे तो ये इश्यू सामने आएंगे। अभी तक देखो सिचुएशन और है, अभी तक हर गुजरते वक्त के साथ, हर गुजरते न्यायी साहब की बात में दम है, गुजरते लम्हे के साथ बयानी और वैसे मकबूलियत कम हो रही है। जवाब ले लें भट्टी साहब का। मैडम शेख, न्याजी साहब, मेरे भाई न्याजी साहब ठीक कह रहे होंगे, लेकिन आप देखिए कि तोशा खाना जब दूसरी तरफ हलाल हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग दूसरी तरफ हलाल हो रही है, दूसरी तरफ प्रोटोकॉल में सारे मुल्ज़म मुजरम आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि यही मैंने पहले भी कहा था कि यही सब कुछ दरपेश था मुस्लिम लीग नून को, लेकिन क्या मकबूलियत थी, क्या मकबूलियत की 17 ज़मीनी इंतखाबात उन्होंने हराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी हुकूमत में। ये सारे स्कैंडल, इससे डबल स्कैंडल उन पर थे, मगर क्या हुआ था उस वक्त बयानिया भी एक था और एक तासुर था कि ये सारे मसाइल का हल है। अब बयानिया खुद दफन कर चुके हैं और हाल बुरा हाल हो गया परफॉर्मेंस का। महमल देंगी या इमरान खान भट्टी साहब के लिए अर्ज है, भट्टी साहब ये एलिगेशन नहीं है, ये इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स है, अगर वो उनको फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजते तो ये बात एस्टेब्लिश है कि मान गए हैं, अगर मान गए हैं तो यहाँ उनको वजाहत करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ किसी ऐसे चार्ज के अंदर नहीं था, जब उनको 11 साल की सजा भी मिल गई तो उसमें ये नहीं कहा था उन्होंने करप्शन किया है, उनका लिविंग बियॉन्ड मीन्स। इमरान खान साहब के ओपन एंड शट केसेस है कि तोशा खाना की रसीद जो बनाई गई 5 करोड़ की वो जाली, बेचे कितने के 2.1 मिलियन पर डॉलर, बिके नहीं बिके, बेशुमार ओपन एंडेड केसेस है।
और जब ये जाएंगे तो वहां पे ओपन एंड शट केस सरे महल का भी था, ओपन एंड शट केस एवन फील्ड का भी था, ओपन एंड शट केस सुहेल साहब आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे का भी था, या लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री? शट ही हो गए, ओपन तो कोई नहीं रह गए। महमल आप कुछ कहना चाहेंगी या लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन? बात ये कि अगर इतने ओपन एंड शट के थे एवन फील्ड और ये बाकी सारे, तो फिर उसके अंदर मरियम नवाज साहब बरी हुई क्योंकि वो इतना वीक केस बनाया गया था। और मियां नवाज शरीफ साहब को पैनामा की ना ये तो ना कहे महमल के वीक केस बनाया गया था, बरी हो जाना अलहदा बात है, ये तो ना कहे रसीदें तो नहीं दे सके ना, जो तोशा खाना की रसीदें आप मांग रहे हैं वो रसीदें तो वो नहीं दे सकते ना, मनी ट्रेल तो नहीं दे सकते। सरे महल कोई बात सुन ले महमल की, भट्टी साहब टीटी केस कोई वीक केस है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ज़रदारी साहब ने 11.5 साल जो है वो उन्होंने जेलों में गुजारा, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ। ठीक है, यही तो कह रहा हूँ, 11 साल जेल में गुजारा, इतने बड़े इल्जामात, फिर भी वो हीरो के हीरो हैं। इमरान खान का थोड़ा सा वक्त बदलने दे, ये सारे शट हो जाएंगे। क्योंकि भट्टी साहब केस साबित नहीं हुए ना, उनको उन्होंने सजा फिर भी काटी, मैं ये कह रही हूँ उन्होंने सजा काटी। अच्छा मियां सुन तो लें, अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब को इकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको जो है करप्शन के ऊपर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। 2 जजेस गए थे उस पर एवन फील्ड पे, 3 जजेस ने इकामा पे किया था। अच्छा अब तो बहुत सारे जो है वो बातें आ रही हैं जो जिनको हम बाजवा लीक्स कहते हैं, उसके अंदर यहाँ तक कहा जा रहा है कि किस तरीके से असरअंदाज हुए हमारी एस्टैब्लिशमेंट और किस तरीके से इमरान खान साहब को सादिक और अमीन जो है वो साबित किया गया। और बाकी भी इसी तरह फिर ये चीजें सामने आ जाती हैं। उस वक्त भी कहा जाता था JIT व्हाट्सएप वो जो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट लीड्स भी आने वाली हैं, वो भी देख लीजिएगा। सर एक मिनट, जिन रसीदों की आप बात, भट्टी साहब ये तो जवाब देना, बड़ा जबरदस्त पॉइंट निकाले महमल ने। महमल कह रही है अभी इमरान खान साहब पे आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि उनके भी अभी जो केसेस बन रहे हैं, देखते हैं कि कितने कुछ केसेस वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ के अंदर पता नहीं आगे होता है कि नहीं होता है, और ये एक चीज है। लेकिन देखते हैं कि लीगली ये सब कुछ कितना वैलिड है। और थ्रेट तो है अभी भी, यानी कि उनके ऊपर ये तलवार तो लटक रही है डिस्क्वालिफिकेशन। साहब ने बताया कि खान साहब खुद भी ये बात कर रहे हैं, तो ये तो सबको उधर PTI के अंदर भी इस चीज के ऊपर काफी लोग वरिड है कि क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है जी, आई थिंक लेट्स जस्ट अग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। आपने हमारे तज्जियाकारों के दलाइल सुने, हमें बताइएगा आपको क्या लगता है कि सियासी जमात को इसका फ़ायदा और नुकसान हो रहा है। हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है पंजाब में, और फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस ली हैं। भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते, वो कह रहे हैं PTI वैसी की वैसी है, ना फ़ायदा ना नुकसान। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दूसरे सवाल के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और दीगर मसाइल के ख़िलाफ़ आज वाना में एहतजाज भी हुआ। और इसी असना में खैबर पख्तूनख्वा के जो उलमा हैं, उन्होंने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक फ़तवा जारी किया है। ये कहा है कि कानून की पासदारी से गुरेज़ करना शरन नाजायज़ करार है। पाकिस्तान के दस्तूर और कानून से बगावत करने वाला सज़ा का मुस्तहिक होगा, ये फ़तवा दिया गया है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर उलमा का फ़तवा ये जो सामने आया है, इसके दहशतगर्दी के ख़तरे में क्या कमी आएगी? अपने तज्जियाकारों के सामने ये सवाल हमने रखा है। एक और जो फतवे में जुमला है वो बड़ा अहम, ये कहा गया है उलमा कराम की तरफ से कि हर शख्स को जहाद के ऐलान का हक नहीं है। हाकिम वक्त के खिलाफ खरूज बगावत है और पाकिस्तान के दस्तूर और कानून से बगावत करने वाला सज़ा का मुस्तहिक होगा। आप कहिएगा सोहेल साहब, क्या समझते हैं ये जो फतवा जारी किया है उलमा कराम ने, इसके क्या असरात होंगे? ये बड़ा अहम फतवा है और उसकी वजह यह है कि ये फतवे अगरचे बहुत सारे पाकिस्तान में भी तारुल का चुके हैं, सुन्नत भी दे चुके हैं, उलमाए देवबंद भी दे चुके हैं, बहुत सारे लोग दे चुके हैं, लेकिन ये कबायली इलाके में और खैबर पख्तूनख्वा में इस फतवे का आना बहुत अहम है। लेकिन इससे जाहिर है दहशतगर्दी में कोई कमी तो नहीं आ सकेगी, क्योंकि इस फतवे को वो तो मानते नहीं है। उन्होंने अपना फतवा दिया हुआ है, वो तो दस्तूर पाकिस्तान को भी नहीं मानते जो तालिबान है, और वो दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते हैं। तो इस सिलसिले में उनकी राय जो है वो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए दहशतगर्दी में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन ये फतवा अहम है क्योंकि इससे उनकी जो बयानियां है उसका तोड़ करने में आसानी रहेगी। न्याजी साहब, देखिए ये इसमें तो बिल्कुल जैसे सोहेल साहब ने कहा है कि इस हद तक मैं उससे मुतफिक हूँ
कि इससे कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा। हमारी पुरानी हिस्ट्री है, 1400 साल से खवारिज ने खुलफाए राशिदीन जब के खलीफा उस वक्त के आप अंदाज़ा लगाएं उनके खिलाफ में बगावत हुआ तो तमाम अजमाए उलमाए उम्मत था उस वक़्त की कि ये इनको कत्ल कर दिया जाए, ये फितना है, ये फसाद फिल अर्ज़ है। फिर कुरान के अंदर भी इनके बारे में बताया गया। इसमें दो राय नहीं है। कभी भी हमारे उलमा जो थे इस तरह के जितना फितने आए हैं उनके हमेशा एक ही उनकी एक मुतफ़िका राय रही है कि इनको इसका कला कम किया जाए। लेकिन क्राइसिस ये है कि जो लोग वहाँ पे जिनको लाया जाता है उनके जहन में भी ये उनको इस तरह ब्रेन वाशिंग होती है। वो समझते हैं कि हम जिसको कहना चाहिए इस्लाम और कुफर की जंग लड़े। असल क्राइसिस ये है कि इनके अंदर हमेशा से ऐसी कुव्वतें जो कि दुश्मन होती है हर वक्त की और जो इस्लाम के अंदर पेनिट्रेट करती है, यानी कि इस मामले में शायद भारत या अमेरिका या वो लोग जो ये खित्ते के अंदर जो वो मौसर तरीके से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, काम कर रही है, वो इनमें पेनिट्रेट कर जाती है और इनको ऐसे तरीके से लाते हैं कि जो हमें पाकिस्तान के साथ लड़वाना उनके हक में है ताकि पाकिस्तान में एक सियासी में इस्तेकाम जो है ऐसी सूरत है जब पाकिस्तान बड़े सख्त टाइम से गुजर रहा है वो चाहते हैं कि इसी वजह से आपको नहीं लगता कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा। इरशाद भट्टी साहब, यकीनन हमारा बुनियादी सवाल तो आप दहशतगर्दी के तनाजुर में देख ही रहे हैं, लेकिन सर ज़रा इसको सियासी तनाजुर में भी देखिएगा और ख़ासकर ये जुमला कि हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैडम शेख, मैं पहुंच गई हूँ जहाँ आप पहुंची हुई हैं, लेकिन मैं सुहेल वड़ैस साहब की इस बात से एग्री करते हुए कि बहुत सारे फतवे पहले भी आ चुके और खाना काबा के इमाम साहब का भी फतवा आ चुका, मस्जिद नबवी के इमाम साहब का भी फतवा आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है, बहुत हौसला अफजा बात है, बहुत जुर्रत की बात है। ये जो दहशतगर्दी को मज़हब से जोड़कर ग्लैमराइज किया जाता है, इससे हौसला शिकनी होगी, फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जिन उलमा ने का फतवा है इनका भी अपना हल्का असर है और इस सब फतवे को लेकर और मीडिया कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, मीडिया को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट क्या है? बेरहम ऑपरेशन और ज़ीरो टॉलरेंस और कोई बातचीत नहीं, और ये एक जड़ से उखेड़ने की बात है। वरना आप एक अगर बातचीत का लॉलीपॉप जैसे ज़रबे अज़्ब हुआ था वैसा आपके ख्याल में सारा का सारा ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, आपके ख्याल में पैगाम अच्छा है लेकिन इसका असर कोई नहीं होगा, इसका हल ऑपरेशन ही है। सर दूसरी वाली बात जो मैंने आपसे नहीं असर होगा मैडम शेख, अच्छा, असर होगा, लेकिन एंड रिजल्ट मैं कह रहा हूँ कि बेरहम ऑपरेशन है। ओके, आप सियासी तनाजुर में इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? खासकर वो जो जुमला है हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जिस जमात की हुकूमत है वो अपनी सियासत को बड़ा जिहाद करार देते हैं और जिहाद से जोड़ते हैं। मैडम शेख, मेरा ख्याल है इसमें ये एंगल ना ही लाएं तो बेहतर है। सर एंगल ये एक हकीकत है, आप नहीं कमेंट करना चाहते, मैं आगे बढ़ती हूँ। महमल आप कहिएगा। नहीं तो इमरान खान साहब ने एज ए फर्द जिहाद का ऐलान किया हुआ है सर, मजहबी टच दे के, तो ये तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में इशू नहीं है। अब तो कोई बंदा भी जिहाद कर सकता है, ये हर कोई अपने आप को बता देता है मैं जिहाद कर रहा हूँ। लेकिन देखें इस पर एक अली ने एक बात से ज़हन रखें कि इसके बारे में मुत्तफ़िका राय है कि ये फितना है। अच्छा, ये क्या कहते हैं? जिहाद कहते हैं, चाहे कोई बंदा एक शख्स कहता है, जब भी कहेगा जिहाद ये फितना है। किसी को हर रियासत को सिर्फ हक पहुंचता है जिहाद का, किसी इंडिविजुअल को नहीं पहुंचता। बाकी वो ख्वारिज जो कहलाएंगे या फितना कहलाएगा। अच्छा ठीक है, महमल आप कहिएगा। चाहे इमरान खान क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन इमरान खान ने बंदूक उठा के अपने शहरी नहीं मारे, इसलिए मैं इस एंगल में इसको नहीं लाना चाहता था, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है। उस पे हम कई मरतबा उसकी हौसला शिकनी कर चुके हैं, मजहब को सियासत और उस पर बात कर चुके हैं। इमरान खान ने कोई बंदे नहीं भेजे कि उधर फट जाओ जाके लोगों में और जाके बंदे मार दो, इसलिए मैं इस पे नहीं बात करना। ठीक है सर, आपका हक है आप ना बात करें, बट वो करना चाहते हैं, उन्होंने कर दी। अगेन ओपन क्वेश्चन था। महमल जी अलीना, मैंने कहा कि देखिए ये एक्चुअली फतवा बहुत अहम है और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो रिक्रूटमेंट होती है, ऐसे जो दहशतगर्द ग्रुप्स होते हैं वो मजहब का ही नाम मिसयूज करके वो उसी तरह से जो है यंग लोगों को, फैमिलीज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर जो है वो मजहब का जो नाम है वो बिल्कुल। और मैडम शेख, इमरान खान तो खुद मजहबी विक्टिम है।
महमल को बात करनी दीजिएगा। तो जी इसलिए जो इस तरीके से जो लोकल रिक्रूटमेंट होती है मेरे ख्याल में उसके तनाजुर में तो ये बहुत अहम फतवा है, क्योंकि हमने देखा था अलीना, आपको याद होगा कि इवन जो पोलियो के कतरे पिलाने के ऊपर जिस किस्म का एक हमने देखा कि यहाँ पर जो उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, तो फिर बहुत सारे जो मजहबी उलमा थे वो सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं इसका कोई इस तरह की बात नहीं है, और उन्होंने वो सारी जो फेक न्यूज उसके बारे में फैलाई जा रही थी और इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता, तो उन्होंने जब फतवे दिए तो फिर थोड़ी से बेहतरी भी आई उसके अंदर। तो इस लिहाज से तो ये फतवे वाकई बहुत अहम है। हाँ, अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मैंने कहा जिस तरह लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर जरूर इसका असरअंदाज होगा और ये एक अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल हमें जो दहशतगर्दी से निपटना है उसके लिए जो अभी भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एनएससी की जो मीटिंग भी हुई थी वो भी अहम है, नेशनल एक्शन प्लान बहुत अहम है, और हमने किस तरीके से पॉलिटिकल कंसेंसस बनाकर इसके ऊपर आगे चलना है वो बहुत अहम है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये मैं फिर भी समझती हूँ कि ये लोकल ड्राइव के अंदर बहुत अहम है। ये मकामी सतह के ऊपर ख़ास तौर पर जिस तरह से पैगाम देते हैं, जो रिक्रूटमेंट होती है दहशतगर्दों की, मकामी सतह के लिए बड़ा अहम है। भट्टी साहब और महमल हाँ की ऑप्शन देते हैं, हमारे बाकी दोनों पैनलिस्ट नियाजी साहब और सुहेल वड़ाइद साहब समझते हैं कि नहीं, ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन पैगाम अच्छा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।